अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो बच्चों, आज जो है हम लोग सेकेंड ईयर के पहले चैप्टर जो कि हमारा यूनिट नंबर 15 है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। थ्योरी लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं ताकि जो न्यूमेरिकल सोल्यूशन है उनको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 15.1, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है -39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी गिवन है -39 के बराबर है। कन्वर्ट इट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। एंड द कंफर्ट लेवल टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्रीज, और जो कंफर्ट लेवल टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस, उसको भी कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो बेसिकली जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो है कन्वर्जन के हवाले से ना, उसमें हमें कन्वर्जन को समझना है। जो टेम्परेचर कन्वर्जन पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, उसकी प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, हमें सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है जिसको हम शो करेंगे TC से, और वो कितना है, वो है -39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पहले पार्ट में तो समझ लो हमें इसे कन्वर्ट करना है। इसी को हमें कन्वर्ट करना है इन फ़ारेनहाइट। इसको हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, उसको हम TF से शो करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं जो कंफर्ट लेवल टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इन सेल्सियस, जो कि कंफर्ट लेवल टेम्परेचर है, उसको भी TC बोलेंगे क्योंकि सेल्सियस के अंदर है, वो होता है 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है कि केल्विन में कितना होगा। हमें कन्वर्ट करना है इस टेम्परेचर को केल्विन में, और केल्विन का सिंबल देंगे TK के बराबर। ठीक है, तो दो टेम्परेचर्स गिवन है और उन्हें हमें कन्वर्ट करना है डिफरेंट जो भी हैं। अगर सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और इधर सेल्सियस है तो केल्विन में कन्वर्ट करना है। दोनों के फार्मूले आपको याद होने चाहिए, फिर आप जो है वो ईज़िली सोल्यूशन कर सकते हैं। अब देखो, मैंने जो आपको फार्मूले बताए थे, एक फ्रैक्शन में समझाया था और मैंने एक आपको बताया था पॉइंट्स में ना, डेसिमल में। तो डेसिमल वाला ज़रा ज़्यादा इजी होता है, उसी को यूज़ करते हैं। याद रखो, अगर आप चाहते हैं कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाए तो सेल्सियस वाले टेम्परेचर को 1.8 से मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस कर लो 32 को। प्लस 32 कर लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, नहीं तो ये 1.8 की जगह पे 9/5 भी था। दोनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व करो, आंसर तो इक्वली आएगा। तो कितना है भाई, पहले वाले पार्ट के अंदर ये हो गया हमारा A पार्ट, कर देते हैं ये पूरा हमारा A पार्ट हो जाएगा और इसको बोल देते हैं B पार्ट। तो 1.8 को मल्टीप्लाई करना है TC माइनस का 39 और ये आ गया प्लस का 32। ठीक है, तो कितना हो गया 1.8 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 39, ये हो जाएगा माइनस का 70.2 और प्लस का 32 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो माइनस का 70.2 ये TF में आंसर आ रहा है, माइनस का 70.2 और प्लस का 32, ये हो जाएगा हमारे पास -38.2 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। ठीक है, तो जो टेम्परेचर सेल्सियस में था उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। सेकेंड पार्ट, सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है तो उसका तो बड़ा आसान सा फार्मूला था। केल्विन बराबर होता है सेल्सियस का जो भी टेम्परेचर है, आप उसमें सिर्फ प्लस का 273 कर दें तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितना है टेम्परेचर इन सेल्सियस, 20 डिग्रीज़ है, इसमें आप कर दें प्लस का 273, तो डायरेक्ट आंसर केल्विन में आएगा। और वो आंसर कितना आएगा, 20 + 273, ये हो जाएगा 293 केल्विन के बराबर। ठीक है भाई, दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, एक हमें चाहिए था टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और एक टेम्परेचर सेल्सियस वाले को कन्वर्ट करना था केल्विन में। तो बड़ी ही आसानी के साथ दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। सेकेंड क्वेश्चन है 15.2, ये भी टेम्परेचर कन्वर्जन से रिलेटेड है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, यानी कि कोई भी टेम्परेचर है और वो आपको फ़ारेनहाइट में दिया गया है। चेंज इट इनटू इक्विवेलेंट केल्विन, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में गिवन है। डेटा बनाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसा अभी हमने डेटा बनाया था। क्या क्या चीज़ गिवन है हमें, सबसे पहली बात हमें टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, जिस भी चीज़ का हो, क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज हो सकता है, मैं आपको जनरल तरीके से बता रहा हूँ। तो फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर है
माइनस का 321 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हमें इसे कन्वर्ट करना है टेम्परेचर इन केल्विन। ये हो जाएगा TK, इसमें हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। अब अगर आप याद करो तो जब मैंने आपको ये वाला लेक्चर बताया था टेम्परेचर कन्वर्जन वाला, तो मैंने आपको एक जनरल फार्मूला बताया था, ठीक है ना, क्योंकि वो हमने ड्राइव नहीं करा था केल्विन से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाने वाला कोई फार्मूला हमने ड्राइव नहीं किया। तो बेहतर ये नहीं है कि हम जो है वो अभी के भी ड्राइव भी कर लें और वो तरीक़ेकार भी रिवाइज़ हो जाएगा। देखो तरीक़ेकार मैंने ये बताया था, जब भी आपको दो चीज़ों को आपस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो आप टेम्परेचर लिख लें जिसमें कन्वर्ट करना है। तो आपने कन्वर्ट करना है यहाँ पर केल्विन में, तो मैं लिख देता हूँ TK, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे लिख लो TF, जिससे कन्वर्ट करना है। जिससे कन्वर्ट करना है वो राइट साइड पर आएगा, जिसमें कन्वर्ट करना है वो आएगा हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर। हर एक में से माइनस कर दो उनका स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, लेक्चर में हमने समझा था। तो फ़ारेनहाइट में होता है 32 और केल्विन में होता है 273। ठीक है, आपने टेम्परेचर लिखे और हर एक में से माइनस कर दिया उनका स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एक ही बात होती है। केल्विन में वो 273 होता है और फ़ारेनहाइट में 32 होता है, तो वो आपने माइनस कर दिया और हर एक को डिवाइड करा दो उसके नंबर ऑफ डिवीजन से। तो फ़ारेनहाइट में नंबर ऑफ डिवीजन हमने पढ़े थे 180 होते हैं और केल्विन के नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो 100 होते हैं। तो जनरल फार्मूला बन गया। जब जनरल फार्मूला बन गया तो आपने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तो फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर गिवन था माइनस का 321 माइनस का 32 लिखा हुआ है और ये आ गया 180 और यहाँ पर आ गया TK माइनस का 273 डिवाइड बाय 100। ठीक है जी। कैंसिलेशन जहाँ पर हो रही है वहाँ पे कैंसिलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले इनको ऐड कर लो, ये तो हो जाएगा हमारे पास TK माइनस का 273 डिवाइड बाय 100 और ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 353। ठीक है, दोनों को माइनस माइनस प्लस करके बड़े नंबर की साइन आ गया, माइनस का 353 और 180 लिखा हुआ है डिवाइड में। ठीक है, अभी पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। माइनस का 353 को डिवाइड कराएंगे 180 से, ये हो गया माइनस का 1.961 और यहाँ पे फ़िलहाल वैसे ही चल रहा है मामला। TK माइनस का 273 डिवाइड बाय 100, 100 को मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो ये अलग हो जाएगा। TK माइनस का 273, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो दो प्लेसेस शिफ्ट हो जाएंगी डेसिमल की, ये हो जाएगा माइनस का 196.1। तो फाइनली केल्विन में टेम्परेचर चाहिए था माइनस का 196.1 और ये प्लस का 273 हो जाएगा दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा बराबर 76.9 के। और क्योंकि 76.9 है तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, यही राउंड ऑफ होके बराबर हो जाएगा 77 केल्विन के बराबर। इसका मतलब जो लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है वो फ़ारेनहाइट में तो माइनस का 321 है, लेकिन केल्विन में कन्वर्ट करने पर वो आता है 77 केल्विन के बराबर। ठीक है जी, ये हो गया टेम्परेचर कन्वर्जन का दूसरा न्यूमेरिकल। अब आ जाओ 15.3, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ ग्राम मोल। अ ग्राम मोल का मतलब हो गया 1 मोल। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस है उसकी बात हो रही है और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर बराबर है 1 एटमॉस्फेयर के 1 ATM के, और आपने ये कैलकुलेट करना है कि वो कितना वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई करेगा। हमें ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम मालूम करना है। डेटा बनाते हैं, जो जो चीज़ गिवन है मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड V से जाहिर करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स को हम स्मॉल n से शो करते हैं और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो है वो कैपिटल N होते हैं। ये हो गया 1 ग्राम मोल। जब आ ग्राम मोल लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया 1 ग्राम मोल। अच्छा जी, टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ गैस का टेम्परेचर T से शो करेंगे और वो है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसी के साथ साथ टेम्परेचर और क्या गिवन है, और प्रेशर गिवन है, सॉरी, ये आ जाएगा प्रेशर ऑफ गैस का प्रेशर है P से शो करते हैं और ये बराबर है 1 एटमॉस्फेयर के 1 ATM के। अब ध्यान क्या रखना है, देखो एक तो मैंने पहले ही समझाया आपको कई मरतबा लेक्चर के दौरान भी कि टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है
तो आप टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए सिर्फ प्लस का 273 करते हैं, तो टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में, यानी कि टेम्परेचर हो जाएगा 273 केल्विन। और प्रेशर होना चाहिए, जो प्रेशर का ऐसा यूनिट है वो पास्कल होता है, और ये वैल्यू आपने याद रखनी है। एक एटीएम बराबर होता है 1.01 10 रेज टू दी पावर 5 पास्कल के। 1 एटीएम इस वैल्यू के बराबर होता है। तो ये तो वैसे ही या तो गिवन भी हो सकता है, याद कर लो, ज़्यादा बेहतर है। और अगर 2 एटीएम होता तो इसी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देता, है ना। 3 एटीएम होता तो 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता। बहरहाल डेटा हमने बना लिया है। अब डेटा को देखते हुए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वैसे जो चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही हैं, P है, V है, T है, N है, इसको देखते ही आपके जहन में आना चाहिए कि यहाँ पर बात हो रही है जनरल गैस लॉ की। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस लॉ, अगर हम जनरल गैस लॉ का इस्तेमाल करें तो वो होता है PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर, वॉल्यूम, n नंबर ऑफ मोल, R जनरल गैस कांस्टेंट है और T जो है वो टेम्परेचर है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्रेशर हो गया हमारे पास 1.01 10 रेज टू दी पावर 5। वॉल्यूम हम मालूम करना चाह रहे हैं कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, और n नंबर ऑफ मोल 1 है, जनरल गैस कांस्टेंट 8.313 जूल पर मोल केल्विन होता है, और टेम्परेचर 273 कन्वर्ट करने के बाद जो आया है। ठीक है जी, 1 तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। रीअरेंज कर लेते हैं तो वॉल्यूम की वैल्यू बराबर आ जाएगी 8.313 मल्टीप्लाई बाय 273, और ये पूरी वैल्यू इधर आके हो जाएगी डिवाइड, यानी कि 1.01 एक्सपोनेंट 5 जो है वो आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, एक्सपोनेंट 5 जो है वो डिवाइड में आ गया। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय दिस वैल्यू कर देते हैं, तो ये आएगा V इज़ इक्वल टू 0.0224। और आपको पता है SI यूनिट यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम का SI यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो देखो वैसे तो आंसर करेक्ट है, ये मीटर क्यूब में तो यही आंसर आएगा, और जाहिर सी बात है मीटर क्यूब पर मोल ही है, 1 मोल का निकाल रहे हैं ना, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि यह है मीटर क्यूब पर मोल, 1 मोल की बात हो रही है। लेकिन अगर इसी वैल्यू को मैं कन्वर्ट करना चाहूँ n लीटर्स, या तो लीटर्स लिख दो या आप लिख दो dm क्यूब में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए याद रखो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम बराबर आएगा 0.0224 मल्टीप्लाई बाय 1000। सही ना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 प्लेसेस तक शिफ्ट करो, 22.4 लीटर्स में आ गया। और जाहिर सी बात है ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1 मोल का, तो यूनिट में पर मोल लिखा जाएगा। ठीक है भाई, तो डेटा पढ़ते ही आपके जहन में आ जाना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हमने जनरल गैस लॉ को पढ़ा है, तो ये न्यूमेरिकल भी जो है वो जनरल गैस लॉ से रिलेटेड है। ठीक है जी, 15.4 पर आ जाइए। एन एयर स्टोरेज टैंक, एक एयर स्टोरेज टैंक है जिसका वॉल्यूम दिया गया है, पहले वाला वॉल्यूम है, तो उसको हम V1 भी कह सकते हैं या V कह देते हैं। फिलहाल V क्यों कह रहा हूँ अभी देखो आगे सवाल में समझ में आएगा। और उसके अंदर इतनी गैस है, कितनी गैस है, M1 कर दिया, 3 किलोग्राम ऑफ गैस है, और प्रेशर है उस वक्त 18 एटमॉस्फेयर, पहले वाला प्रेशर है 18 एटमॉस्फेयर। हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक। हम क्या कर रहे हैं कि हम ये पूछा जा रहा है कि हम कितनी गैस और दाखिल कर दें उस स्टोरेज टैंक के अंदर टू इंक्रीज़ द प्रेशर टू 21 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर बढ़ जाए, यानी कि 18 से बढ़ के 21 हो जाए, तो कितनी गैस हमें एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी उस टैंक के अंदर। और अज्यूम ये करें कि टेम्परेचर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास पहली वाली सिचुएशन थी। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर P1 है और कंटेनर का वॉल्यूम नहीं बदलने वाला, तो वॉल्यूम को V से जाहिर कर देते हैं, और टेम्परेचर भी नहीं बदलने वाला, तो टेम्परेचर T से शो कर दिया। लेकिन अंदर कितनी गैस भरी हुई है उसको बोल देते हैं M1। वॉल्यूम और टेम्परेचर नहीं बदलेगा, क्योंकि याद रखो टैंक का साइज़ थोड़ी बदल रहा है कि गैस ज़्यादा ज़्यादा गिरना शुरू हो जाए, हम सिर्फ एक्स्ट्रा गैस को शामिल करेंगे। अब एक्स्ट्रा गैस शामिल कर दी तो इसका मतलब मास हो गया M2 के बराबर, यकीनन प्रेशर बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, बाद वाला प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम अब भी V है और टेम्परेचर अब भी T है।
यानी जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है प्रेशर और मास के दरमियान का, ठीक है। बाकी वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही नज़र आ रहा है, तो इधर भी गैस लॉ को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेटा बनाते हैं, जो मैंने आपको अभी भी समझाया उसी डेटा को दोबारा से बनाते हैं। कुछ इनिशियल चीज़ें दी हुई हैं, तो पहले लिख देते हैं इनिशियल मास कितना है गैस का, m1 कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 किलोग्राम, ठीक है। इनिशियल प्रेशर कितना है, जो पहले वाला प्रेशर है P1 कह देते हैं, ये है 18 atm। अच्छा, फाइनल प्रेशर गिवन है हमें, बाद में कितना प्रेशर हो गया उसको P2 बोल देते हैं, ये हो जाएगा 21 एटमॉस्फेयर 21 atm, ठीक है जी। और वॉल्यूम जो है वो चेंज हुआ ही नहीं है, तो ना उसको V1 बोलो ना V2 बोलो, V बोल देते हैं। अगर V1 V2 बोल रहे हो तो दोनों को बराबर लेना पड़ेगा, वो है 112 लीटर्स के बराबर। मालूम क्या करना है, कितनी गैस हमने एक्स्ट्रा शामिल करी है, ठीक है। एक्स्ट्रा गैस हमने कितनी शामिल करी है, मास ऑफ गैस इंक्रीज्ड, कितना इंक्रीज करा है हमने मास ऑफ गैस, तो चेंज आ रहा है तो डेल्टा m से शो कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये सब कुछ डेटा में हमें गिवन है। अब क्या हमें एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना चाहिए, तो देखो उसूलन तो करना चाहिए, क्योंकि जो एसआई यूनिट है वो तो पास्कल है। लेकिन यहाँ पर आप फार्मूले के अंदर देखिएगा एक बात कि दोनों का ना रेशो यूज़ हो रहा है, तो रेशो में तो यूनिट मायने नहीं रखता, यूनिट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को चाहो तो आप कन्वर्ट कर लो, प्रेशर को आप चाहो तो एटीएम से पास्कल में कन्वर्ट कर लो, लेकिन उससे हमारे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फार्मूले को देखो रेशो के मुताबिक बॉयल्स लॉ को अगर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के, ठीक है। और अगर मास के साथ रिलेशन बनाएं तो मास M1, तो यहाँ पे मास आ जाएगा M2। टोटल रिलेशन ये बनेगा कि भाई प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम और रेशो ऑफ मास जो है वो हमेशा इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब हाँ, हमें मालूम है कि V1 कहो कि V2 कहो, दोनों ही V के बराबर हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों जगह पे V ही लिख देंगे। इसको हम बोल देंगे P1V, इसको बोल देंगे P2V, और डिवाइड में वैल्यू पुट कर देते हैं M1 और M2। अब देखो डेल्टा M तो हमें बाद में निकालना पड़ेगा, पहले ये तो निकाल लें कि पहले गैस कितनी थी और बाद में गैस कितनी है, तो उससे पहले तो 3 किलो थी ना। अब अगर बाद की गैस का पता लग जाएगा तो बस दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, ये आसान सी एक तरकीब हो जाएगी। तो कैंसिलेशन कर लो, जहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, वॉल्यूम कैंसिल हो गया क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि P1 डिवाइड बाय M1 बराबर आएगा P2 डिवाइड बाय M2 के। और क्योंकि हमें M2 मालूम करना है तो M2 को अलग कर लेते हैं, M2 को जैसे ही अलग करेंगे तो ये हो जाएगा P2 मल्टीप्लाई बाय M1, M1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और P1 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो बाद वाला प्रेशर 21 एटमॉस्फेयर था, मास एक्चुअली 3 किलोग्राम है और पहले वाला प्रेशर 18 था, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा कैंसिल होकर M2 बराबर आएगा 3.5 किलोग्राम के बराबर। इसका मतलब बाद में 3.5 किलो गैस है, पहले जो है वो 3 किलो गैस थी। तो सवाल ये था कि कितना मास ऑफ गैस इंक्रीज़ हुआ है, तो मास ऑफ गैस कितना हमने एक्स्ट्रा शामिल करा ना गैस को, इंक्रीज्ड, कितना मास ऑफ गैस इंक्रीज़ हुआ तो उसको बोलेंगे डेल्टा M। यकीनन बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, तो 3.5 फाइनल है, इनिशियल जो है वो 3 kg था, इसका मतलब डिफरेंस आएगा 0.5 और यूनिट लिख देंगे किलोग्राम। इसका मतलब हमने प्रेशर 18 एटमॉस्फेयर से 21 एटमॉस्फेयर बढ़ाने के लिए आधा किलो के करीब गैस को एक्स्ट्रा शामिल किया था, ठीक है ना। ये है पूरी लॉजिक कि हमने जो है वो आधा किलो गैस एक्स्ट्रा शामिल करी थी, ठीक है जी। आगे बढ़ें। 15.5 एक बलून है जिसका वॉल्यूम गिवन है 0.04 मीटर क्यूब के बराबर, ये उसका वॉल्यूम है, और जो प्रेशर है वो प्रेशर है 120 किलो पास्कल के बराबर। ये प्रेशर है 120 किलो पास्कल के बराबर। कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, पहले वाला वॉल्यूम इतना था,
अब हम चाह रहे हैं कि उसका वॉल्यूम इतना हो जाए 0.025 मीटर क्यूब हो जाए और टेम्परेचर कांस्टेंट है। याद रखिए बॉयल्स लॉ ही वो लॉ था जिसके अंदर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था और वो प्रेशर और वॉल्यूम का ही रिलेशन होता है। तो पहले वाला प्रेशर अगर P1 बोल दें तो बाद वाला प्रेशर जो है वो एक्चुअली रिक्वायर्ड है। तो समझ लो कि एक बलून है, ये एक बलून है, ठीक है। इस बलून का वॉल्यूम कितना है? इस बलून का वॉल्यूम है 0.04 मीटर क्यूब, जो कि इसका पहले वाला वॉल्यूम है। और अंदर जो भी एयर है उसका प्रेशर जो है वो 120 किलो पास्कल के बराबर है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि अगर इसी बलून के मास को रिड्यूस किया जाए, मास को रिड्यूस कर दिया, यकीनन मास को रिड्यूस करने के लिए ऊपर से अप्लाई किया हुआ प्रेशर बढ़ाना पड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, पहले प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा था 120 किलो पास्कल, अब प्रेशर कितना अप्लाई होगा वो मालूम करना है। और वॉल्यूम आपको पता है कि कम होकर V1 से कम होकर V2 ये हो गया 0.025 मीटर क्यूब के बराबर। तो वॉल्यूम कम हुआ है तो यकीनन प्रेशर में कुछ ना कुछ इजाफा हो गई होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज़्यादा। डेटा बना लेते हैं, सॉल्व करते हैं फिर। यहाँ पे भी डेटा वैसे ही बनाओ इनिशियल वगैरह करके ना। इनिशियल वॉल्यूम V1 बोलेंगे 0.04 मीटर क्यूब है, और इनिशियल प्रेशर कितना है इसको P1 बोलेंगे, पहले वाला प्रेशर 120 किलो पास्कल है, ठीक है। तो अब चाहो तो इधर ही किलो पास्कल को कन्वर्ट कर लो, या फिर आखिर में जो आंसर किलो पास्कल में आएगा उसको पास्कल में कर लेंगे, दोनों बातें एक जैसी हैं। तो मैं किलो पास्कल में ही सॉल्व कर लूँगा, बाद में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब फाइनल वॉल्यूम कितना कर दिया हमने? फाइनल वॉल्यूम को हमने कर दिया V2 और वो 0.04 से कम होके हो गया 0.025 मीटर क्यूब के बराबर। तो अब मालूम करना है कि भाई बाद वाला प्रेशर कितना हो जाएगा, जिसको हम नाम देंगे P2 का, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। और सिचुएशन बता रही है कि एक्चुअली जो है वो यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा बॉयल्स लॉ को, क्योंकि लिखा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जहाँ कहीं कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा हुआ देखो, समझ जाओ कि बॉयल्स लॉ को इस्तेमाल करना है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अगर पूरी सिचुएशन हम देखें बॉयल्स लॉ की, तो P1 V1 हमेशा बराबर होता है P2 V2 के। तो अभी क्या करना है हमें P2 को अलग करना है। तो P2 को अलग करने के लिए V2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो P1 V1 के साथ V2 डिवाइड होगा। सो फाइनल प्रेशर बराबर आ जाएगा 120, याद रखना किलो पास्कल है तो आंसर भी किलो पास्कल में आएगा, मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है, V1 है 0.04 डिवाइडेड बाय ये है 0.025। देखो इनके जो यूनिट है ना वो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के यूनिट मीटर क्यूब है। तो जो आंसर आएगा बस वो किलो पास्कल के अंदर आएगा, ये आपने बात याद रखनी है। तो कितना आंसर आया P2 का आंसर आ गया बराबर 192, और मैं बार बार बता रहा हूँ आंसर किलो पास्कल में आ गया। अब वैसे तो आंसर करेक्ट है, पर क्योंकि आंसर हमें पास्कल में दिया हुआ है, किलो में नहीं दिया हुआ, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। किलो का मतलब पता है ना कितना होता है? किलो का मतलब होता है 1000, तो ये हो जाएगा 192 10 रेज़ टू दी पावर 3 पास्कल। अब डेसिमल इधर लगा हुआ है, डेसिमल को 2 और प्लेस शिफ्ट कर दो, 1 2, तो ये हो जाएगा 1.92 10 रेज़ टू दी पावर 3 पावर ऑलरेडी थी, 2 प्लेसेस और शिफ्ट करा, तो ये हो गया 1.92 10 रेज़ टू दी पावर 5 पास्कल में आंसर आएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में जैसे ही आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पढ़ा, फ़ौरन आपके जहन में आया कि यार ये तो बॉयल्स लॉ की बात हो रही है, बस बॉयल्स लॉ अप्लाई करा, बाकी तो आसान सा ही मामला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 15.6। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? सबसे पहले हमें गिवन है मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का मोलर मास गिवन है, ठीक है। कितना है? मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, कैपिटल M से शो करते हैं मोलर मास को, यह है 28 ग्राम पर
मोल, ठीक है ना, 1 मोल की बात हो रही है तो ग्राम पर मोल लिखा जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, अगर मोलर मास 28 ग्राम पर मोल है, यानी कि नाइट्रोजन का 1 मोल 28 ग्राम का होता है, तो बताइए 100 ग्राम नाइट्रोजन में नंबर ऑफ मोल निकालें और कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा इतने टेम्परेचर पे, इतने प्रेशर पे, ये कैलकुलेट करें। यानी कि 2 क्वेश्चंस को मिला दिया इन्होंने, जो हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 किया था ना, उसकी तरह ही है, और बाकी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करवा रहे हैं। अच्छा, अभी क्या क्या गिवन है वो डेटा में लिखते हैं। मास ऑफ गैस गिवन है या मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, स्मॉल एम से शो करते हैं गिवन मास को, वो है बराबर 100 ग्राम के। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ए पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, ए पार्ट में कैलकुलेट करना है हमें नंबर ऑफ मोल्स यानी कि स्मॉल एन, ये हमें कैलकुलेट करना है। और सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या गिवन है। सबसे पहली बात, हमें टेम्परेचर गिवन है कि टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और फिर हमें प्रेशर दिया गया है, प्रेशर कितना है, प्रेशर बराबर है 1.01 10⁻⁵ पास्कल के। अब देखो प्रेशर की बात तो चलो ठीक है, पर ये टेम्परेचर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेम्परेचर आपको पता है केल्विन में होना चाहिए, सेल्सियस में नहीं। प्लस का 273 करेंगे तो ये आ जाएगा 293 केल्विन, ठीक है, फिर सही रहेगी सारी बात। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स का, फिर जाके मसला हल होगा। तो अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं ए पार्ट में, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोल्स की क्या डेफिनेशन है। देखो, मोल मालूम करने का तरीक़ेकार ये होता है, अगर आपने मालूम करना है कि किस गैस का कितने मोल हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गैस के मास को आप डिवाइड कर दें उसके मोलर मास से, कि 1 मोल का मास कितना होता है, ठीक है ना। तो ये इजी मेथड रहता है। नंबर ऑफ मोल आपने कैलकुलेट करना है तो मास को डिवाइड करते हैं मोलर मास से। नहीं तो आपको वैसे तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना कि नंबर ऑफ मोल का मतलब या मोल का मतलब क्या है। अगर किसी भी गैस के या किसी भी सब्सटेंस के 6.023 10⁻³ पार्टिकल्स होते हैं तो वो 1 मोल कहलाते हैं, या किसी गैस का उतना मास जितना कि उसका मोलर मास है उसे भी 1 मोल कहते हैं। तो बहरहाल इस डेफिनेशन को आप यूज़ करें। तो स्मॉल एम कितना है, स्मॉल एम बराबर है 100 डिवाइड बाय मास है 100 और मोलर मास है बराबर 28 के। तो 100 डिवाइड बाय 28 करते हैं, 100 डिवाइड बाय 28 ये बराबर होता है 3.6 के। तो पहला तो आंसर आ ही गया, सही ना। 3.57 है तो राउंड ऑफ हो गया, 3.6 होता है, तो ये तो आ गया इसके नंबर ऑफ मोल्स। बी पार्ट में आपको डेटा नज़र आ रहा है, पी है, वी है, टी है और एन ऑलरेडी मालूम हो गया, तो इसका मतलब जनरल गैस लॉ यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस लॉ पी वी बराबर होता है एन आर टी के, सही है, पी वी एन आर टी के बराबर होता है। और मालूम हमें क्या करना है, मालूम हमें वी करना है, तो सही है, पहले वी को अलग कर लेते हैं। वी को अलग करेंगे तो वी बराबर आएगा वी इज़ इक्वल टू एन आर टी डिवाइड बाय पी। अब जो जो वैल्यूज़ थी वो पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल हमारे पास आए थे राउंड ऑफ होके 3.6, और आर जनरल गैस कांस्टेंट होता है 8.313 जूल पर मोल केल्विन। टी टेम्परेचर है, कन्वर्ट करने के बाद 293 आया था, डिवाइड बाय प्रेशर वही था 1 atm यानी कि 1.01 10⁻⁵ पास्कल के बराबर, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट करते हैं कैलकुलेटर में, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.086 मीटर क्यूब। गैस का SI यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होता है, तो ये आंसर करेक्ट है। लेकिन जो आंसर रिक्वायर्ड है वो आंसर है DM क्यूब के अंदर, दोनों में मेंशन किया हुआ है इन्होंने, तो हम भी कर देते हैं DM क्यूब में। अभी मैंने आपको समझाया था कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 DM क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब में, सिंस 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 DM क्यूब, तो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम है 0.086 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 86 DM क्यूब। इसका मतलब जिस गैस की बात हो रही थी उसका जो है वो इतना वॉल्यूम होगा 86 DM क्यूब के बराबर।
ठीक है जी, अगला सवाल 15.7, ये भी एटम से रिलेटेड एक सवाल आ गया। सैंपल है एक गैस का और उस गैस के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स हमें गिवन है सबसे पहले। तो नंबर ऑफ एटम्स याद रखना, कैपिटल एन से शो करना नंबर ऑफ एटम्स को, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो स्मॉल एन होते हैं, तो मिक्सअप हो जाता है ना कभी कभार। कैपिटल एन से आपने शो करना है। यह है 3.0 10 रेज टू दी पावर 24 एटम्स। इसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इस गैस का। तो वॉल्यूम ऑफ गैस हमें कैलकुलेट करना है और इसको बोल देते हैं वी से शो करेंगे। फाइंड करना चाह रहे हैं और टेम्परेचर गिवन है और इस मरतबा केल्विन में ही है, अच्छी बात है। टेम्परेचर ऑफ गैस केल्विन में ही है तो अच्छा है। टी आ गया इधर 300 केल्विन और प्रेशर भी गिवन है। प्रेशर है बराबर पी 120 किलो पास्कल के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना हमें पहले ही किलो पास्कल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेशो नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हमें फार्मूला यूज़ करना है। तो ऐसे सवालों के अंदर जो है ना हमें पहले ही कन्वर्ट करना पड़ता है। किलो का मतलब होता है 1000, तो हम कह सकते हैं इसको 120 तो है ही, किलो का मतलब 1 2 3 पास्कल, और चाहो तो इसको कर लो 1.2 10 रेज टू दी पावर 1 2 3 4 5 पास्कल। रेशो वाले जो फार्मूले होते हैं ना उनमें आप कन्वर्ट नहीं भी करें, भाई यूनिट सेम रखना होता है, लेकिन जहाँ पर रेशो नहीं होता वहाँ पे कन्वर्ट करना लाजमी होता है। ये बात याद रखिएगा बच्चों। अच्छा जी, तो बताओ पहले नंबर ऑफ मोल का कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यहाँ पर यूज़ होता हुआ? नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस कांस्टेंट जो कि मैंने समझाया भी था एवोगैड्रोस लॉ के अंदर, एवोगैड्रोस कांस्टेंट क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल। सही है, यानी कि दोनों के दरमियान का जो रेशो होता है ना वो एवोगैड्रोस कांस्टेंट होता है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगर सिंबल वाइज शो करूं तो Na बराबर होता है नंबर ऑफ एटम्स कैपिटल N डिवाइड बाय स्मॉल n। अच्छा, मुझे तो स्मॉल n कैलकुलेट करना है पहले, क्योंकि उसी से ही तो मैं PV = nRT अप्लाई कर पाऊंगा, और तो कोई रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब बन जाएगा N डिवाइड बाय Na, तभी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। ठीक है, N डिवाइड बाय Na करके। तो N की वैल्यू N है हमारे पास 3.0 10 रेज टू दी पावर 24 और Na एवोगैड्रोस कांस्टेंट होता है 6.023 10 रेज टू दी पावर 23। ठीक है, याद होना चाहिए एवोगैड्रोस कांस्टेंट। अच्छा जी, तो डिवाइड करके ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर आ गया 0.5 के, और मोल को मोल से ही शो करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको मोल से ही शो करेंगे। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अभी वॉल्यूम इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू जनरल गैस लॉ। जनरल गैस लॉ को इस्तेमाल करेंगे, PV = nRT। ठीक है, मैं आपको समझा भी दूं कि हमें कैसे पता चल गया था कि यार इसी तरीके से सॉल्व होगा। देखो, मुझे नज़र आया P, मुझे नज़र आया V, मालूम करना है T, PV नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब जनरल गैस लॉ ही है। लेकिन वो तब तक अप्लाई नहीं हो सकता जब तक कि नंबर ऑफ मोल ना पता हो। तो जो कुछ एक्स्ट्रा गिवन था यहाँ पे, ये एक्चुअली नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए ही गिवन था। तो हमने क्या करा, पहले एवोगैड्रोस कांस्टेंट की डेफिनेशन से नंबर ऑफ मोल निकालें, और जैसे ही नंबर ऑफ मोल आ गए अब सारी वैल्यूज इधर पुट कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम को अलग कर लो। V बराबर आ जाएगा nRT डिवाइड बाय P। नंबर ऑफ मोल आए हैं 0.5, जनरल गैस कांस्टेंट 8.313 जूल पर मोल केल्विन, टेम्परेचर ऑलरेडी केल्विन में था 300, और प्रेशर है कन्वर्ट करने के बाद 1.2 10 रेज टू दी पावर 5, इतना ही था ना, 1.2 10 रेज टू दी पावर 5 पास्कल। करेक्ट है, इतना ही था। ठीक है भाई, सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर में पुट करते हैं, 0.5 8.313, और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास बराबर 0.01039 मीटर क्यूब। और चाहो तो इसको राउंड ऑफ कर लो, ज़्यादा बेहतर ये है कि इसको राउंड ऑफ कर लो। तो वॉल्यूम बराबर आ जाएगा 0.0104
मीटर क्यूब। तो जो गैस थी जिसके इतने नंबर ऑफ एटम्स थे, एक्चुअली उसका वॉल्यूम होना चाहिए 0.0104 मीटर क्यूब के बराबर। नेक्स्ट 15.8 कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड पता करनी है। सही है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड पता करनी है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की। और दो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर दिया हुआ है 180 m, यानी वही पास्कल के अंदर 1.01 10⁵ पास्कल। अज्यूम करें कि हाइड्रोजन एक आइडियल गैस है, आप नहीं भी कहते तब भी हम अज्यूम कर लेते। द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 8.99 10⁻²। डेंसिटी गिवन है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने वो प्रेशर वाली इक्वेशन में समझा था, उसको यहाँ पे बेसिकली हमें अप्लाई करना होगा। अब सबसे पहली बात, हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड पता करनी है। तो उसको कहते हैं VRMS, ये हमें फाइंड करनी है। टेम्परेचर गिवन है हमें, टेम्परेचर यानी कि कैपिटल T गिवन है, वो है बराबर 0 डिग्री सेल्सियस के। और प्रेशर गिवन है, प्रेशर है बराबर 180 m के। और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, डेंसिटी का सिंबल होता है रॉ, और ये है बराबर 8.99 10⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, कन्वर्जन कर लो। जहाँ जहाँ कन्वर्जन की नीड नज़र आ रही है, टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन में होना चाहिए, 273 केल्विन हो गया। और ATM में नहीं होना चाहिए प्रेशर। एक ATM बराबर होता है 1.01 10⁵ पास्कल के। पास्कल ऐसा ही यूनिट है। अब अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको VRMS का। VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, 3 फार्मूले हैं, लेकिन यहाँ पर डेटा के मुताबिक बड़ा आसान सा एक फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसी को अप्लाई करते हैं। तो किसी भी गैस का VRMS बराबर होता है 3p/ρ के। अगर प्रेशर और डेंसिटी गिवन है तो यही वाला फार्मूला करेक्ट है। सही है, तो 3p/ρ वैल्यूज़ पुट करनी है। जस्ट 3 प्रेशर है 1.01 10⁵5 डिवाइड बाय रॉ यानी कि डेंसिटी। तो डेंसिटी कितनी है 8.99 10⁻²। ठीक है, दोनों को डिवाइड करो और डिवाइड करके रूट ले लो, एक ही साथ हो जाएगा। तो VRMS बराबर हो जाएगा 1835.8 मीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है, सोल्यूशन क्या दिखाना है इसका, बस आपने पुट करा, डिवाइड करा और रूट लेके डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड का, और अगले दोनों न्यूमेरिकल भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे। 15.9 कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, इस मरतबा भी हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड पता करनी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एट 500 केल्विन, 500 केल्विन पर पता करनी है। इस मरतबा टेम्परेचर गिवन है। वैसे टेम्परेचर तो पिछली बार भी था, लेकिन अभी आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि इधर हम डिफरेंट फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे। तो T बराबर आएगा 500 केल्विन, और मास गिवन है और K गिवन है। यहाँ पे तो डेंसिटी गिवन ही नहीं है। जब डेंसिटी नहीं गिवन तो फार्मूला ऐसा होना चाहिए जिसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर हमें गिवन है मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, तो इसको स्मॉल m ही लिख देता हूँ। चलो, 1.67 10⁻⁻27 kg। और K यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है। आमतौर पे कांस्टेंट्स गिवन होते हैं, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी कि K 1.38 10⁻⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन इसका यूनिट होता है। ठीक है जी, और कैलकुलेट करना है VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसे हम शो करते हैं VRMS से। ठीक है जी,
अब पता है क्या, जो नई बात है इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर, वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है। अगर आप देखोगे तो आपको मास कितना गिवन है, गौर से देखो मास कितना नज़र आ रहा है आपको। मास एक प्रोटॉन का गिवन है, लेकिन बात तो हाइड्रोजन की हो रही है, तो ये प्रोटॉन का मास यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो एक्चुअली H2 होता है। H2 का मतलब हो गया उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ डायरेक्ट प्रोटॉन का मास नहीं पुट कर देना, हाइड्रोजन गैस के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें दोनों की मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसको कैपिटल M बोल देता हूँ, वो ट्वाइस ऑफ M आएगा। तो ट्वाइस ऑफ M कितना है 1.67 10 रेज टू दी पावर -27, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। फिर हमारे पास टोटल मास आएगा कि टोटल मास कितना है, ये हो जाएगा 3.34 10 रेज टू दी पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, अब आपके पास हाइड्रोजन गैस का मास आ गया है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है। तो VRMS का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। किसी भी गैस का VRMS का फॉर्मूला बराबर होता है 3kT/m के, और अगर मोलर मास गिवन होता तो 3RT/m इस्तेमाल करते। लेकिन याद रखो वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, जब मोलर मास गिवन हो, वो होता है 3RT/m, मोलर मास वाला होता है वो। अब एक्चुअल फार्मूला ये है, लेकिन हम इस m की जगह पर हमें पता है हमें थोड़ा सा कैपिटल M लिखना पड़ेगा, तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इन दिस केस, इस केस में ये मोलर मास नहीं लिख रहा हूँ मैं, कि हमने उसको कैपिटल M से शो कर दिया था, क्योंकि प्रोटॉन को स्मॉल m से शो करा था। अब वैल्यूज पुट कर देंगे तो VRMS आ जाएगा। तो क्या क्या है, √3, K की वैल्यू 1.38 10 रेज टू दी पावर -27, और नेक्स्ट है मल्टीप्लाई बाय T, यानी कि टेम्परेचर डायरेक्ट 500 है, केल्विन में ही दिया हुआ है, और मास हमने निकाला 3.34 10 रेज टू दी पावर -27, डिवाइड करके डायरेक्ट रूट ले लो, इजी हो जाएगा। ये 2489.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनको पूरा एक साथ ही सॉल्व कर लो, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं होता कि इसमें हम अलग अलग स्टेप शो करें, तो आप सॉल्व कर सकते हो इनको एक साथ, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। डिटरमाइन करना है एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी आइडियल गैस के पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है 2 टेम्परेचर पे, 10 डिग्री पे और 40 डिग्री पे, और इन्हीं टेम्परेचर के ऊपर आपको उस आइडियल गैस के मोल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। पहले मॉलिक्यूल की, और फिर हमें कैलकुलेट करनी है मोल की काइनेटिक एनर्जी। डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमें 2 टेम्परेचर्स गिवन है, ठीक है ना, इस बात को आपने जहन में रखना है। काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, तो चलो पहले ये कर देते हैं। ए पार्ट में हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की निकालनी है, तो इसको बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी, ए भी लिख देता हूँ एवरेज वाली। और ऐसा हमें करना है 2 टेम्परेचर पे। पहला वाला टेम्परेचर कर देते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, T1 का नाम दे दिया। दूसरा वाला टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो हो गया पहला पार्ट। बी पार्ट में इन्हीं टेम्परेचर्स पे हमें कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की, तो इसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल। सिंबल ये कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी, और स्लैश डाल के मोल लिख देता हूँ, तो उसे याद रहेगा कि ये जो हम निकाल रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की है। ठीक है, टेम्परेचर कन्वर्ट कर लें पहले। सबसे पहला काम टेम्परेचर कन्वर्ट करने का किया करो। प्लस का 273 प्लस का 273 कितने कितने हो गए, ये हो गया 283 केल्विन, और इसमें 40 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 313 केल्विन। ठीक है जी, अब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था उसको समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी वाले लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर हमने कवर किया है उसके अंदर हमने फार्मूला पढ़ा है, और दोनों फार्मूले पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की भी और मोल वाली भी। तो याद रखो, मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है 3kT/2 के बराबर, और K गिवन नहीं है लेकिन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है,
याद रखनी है इसकी वैल्यू। सो दो टेम्परेचर पे निकालना है। सबसे पहले निकाल लेते हैं एट 10 डिग्री सेल्सियस। लिख मैं 10 रहा हूँ लेकिन पुट 283 करना, गलत हो जाएगा नहीं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1.38 10 रेज टू दी पावर माइनस का 23 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है कन्वर्ट करने के बाद वाला, यानी 283 वाला, और डिवाइड बाय 2। ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी एवरेज वाली। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके और फिर करना है डिवाइड बाय 2। ये आएगा 5.85 10 रेज टू दी पावर माइनस 21 जूल्स। ये पहला आंसर आ गया 10 डिग्री सेल्सियस वाला। अब चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस वाला। एट 20 डिग्री सेल्सियस सेम फार्मूला है, फ़र्क क्या आएगा, सिर्फ टेम्परेचर का आएगा। तो 3 के की वैल्यू 1.38 10 रेज टू दी पावर माइनस 23। टेम्परेचर जो है वो था हमारे पास दूसरा वाला 313 डिवाइड बाय 2। 20 प्लस 273 करके आया था नहीं, 20 था 40 था, एक मिनट देख लो यार ज़रा। दूसरा टेम्परेचर 40 था, सॉरी मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, सो करेक्ट कर लो, 40 होना चाहिए। ठीक है 40 है टेम्परेचर। 40 प्लस 273 करके ही 313 आया था। अच्छा जी, वैल्यूज पुट करें कैलकुलेटर के अंदर तो ये हो जाएगा 6.48 10 रेज टू दी पावर माइनस का 21 जूल्स। ठीक है, ये भी काइनेटिक एनर्जी आई है एवरेज, ये आई है 40 डिग्री पे, और पिछली वाली जो आई थी वो आई थी एट 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, अभी क्या चाहिए, अभी चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो बी पार्ट में हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर मोल, और पर मोल के लिए भी दो हैं। एट 10 डिग्री सेल्सियस है, फॉर्मूला डिफरेंट था। काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी पर मोल एक मोल की बराबर होती है 3RT/2 के। ठीक है, अगर ये फार्मूला नहीं पता तो लास्ट लेक्चर के अंदर ड्राइव किया हुआ मैंने, जो इस चैप्टर का लास्ट थ्योरी लेक्चर था, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, समझ में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फार्मूला कैसे आया था। सो 3R होता है जनरल गैस कांस्टेंट 8.313 जूल पर मोल केल्विन, और पहले वाला टेम्परेचर था हमारे पास बराबर 283 के, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 3523.45, और ये आएगा जूल पर मोल, क्योंकि एक मोल की बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी आई है पर मोल, ये पहला वाला आंसर आएगा। और दूसरा वाला एट हमें चाहिए था 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हो जाएगा बराबर 3 मल्टीप्लाई बाय जनरल गैस कांस्टेंट 8.313। अच्छा जी, फिर आया था 313 टेम्परेचर, और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। सो ये बनेगा 3902.9 जूल पर मोल के बराबर। ठीक है, तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एक मोल की निकाली है एट 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 4 आंसर रिक्वायर्ड थे, चारों आंसर आ गए, देख लो ये चारों आंसर आ गए हमारे। ठीक है जी, तो ये वो 10 न्यूमेरिकल हैं जो हमारे चैप्टर नंबर 1 यानी कि यूनिट नंबर 15 में मौजूद हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में। आई होप लेक्चर जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। कोई मज़ीद सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।